हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थ दास और आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसका तीसरा चैप्टर जल संसाधन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के बारे में। आपको पता है कि जल भी हमारा एक संसाधन है ना, यानी जल मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, यानी जितना भी प्राणी जात है सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। इसे जल भी एक संसाधन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है ना। ये लड़का का नाम है चिंटू, तब देख सकते हैं ये है चिंटू और ये है पिंकी है ना। ये दोनों एक लड़का है। तो चिंटू पिंकी से कहता है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर चिंटू पिंकी से कहता है, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहला देने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। चिंटू पिंकी से कहता है कि वहाँ पर कितना तबाही मचाया ना। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गया ना। जो असम में बाढ़ आए थे वहाँ पे जो भी रास्ते में सबको बहा के ले गया। यहाँ पर पिंकी कहती है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखानों में भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों से, जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों है ना के आसपास क्यों बसता था। ये पिंकी ने उसको जवाब दिया ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो है कि बताया गया कि जैसे कि आपको पता है ना, आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है ना। पूरे पृथ्वी का यानी 70% कितना, यानी 71% लगभग जल है और 29% स्थल भाग है। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य और लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी जो समुद्र पानी है ना, जो लवणीय नमकीन पानी है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल, यानी जमीन के अंदर से निकलता है, भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। यानी क्या होता है, समुद्र से जो वाष्प के द्वारा बादल बनते हैं ना, यानी आसमान में चले जाते हैं और वो क्या कहता है, बादल बन के फिर वहाँ बरसते हैं ना। ये जल चक्र हैं। सारा जल चक्रीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण है ना, जल को फिर से नया किया जा सकता है। यानी जल क्या होता है, पहले वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद वो क्या होता है, बादल के है ना, बादल में संघनित हो जाते हैं, फिर वो बारिश बन के ना बरसने लगते हैं। यही हो गया जल चक्र। फिर वो क्या होता है, बादल में फिर वो बारिश जो नदी पोखर में भर जाते हैं, वो वाष्प के रूप में है ना परिवर्तित होकर वो बादल में संघनित हो जाते हैं और फिर वो पानी वर्षा के रूप में बरसते हैं ना। तो इसी को कहते हैं जल चक्र, यानी एक नवीकरण योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे, ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ऐसा इसलिए कि हमें जो जल की आवश्यकता है, हमें जिस तरह की जलों की ज़रूरत है, उस तरह की जलों की प्राप्ति नहीं होती। पीने योग्य जल है ना,
पेयजल। नित्यांत झेलेंगे ना। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता और जल संरक्षण यानी जल को बचाना है ना भविष्य के लिए, एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों को है ना के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है ना, जो मरुद्यान होता है, जैसे राजस्थान हो गया, थार हो गए हों, उस साइड में क्या था पानी का बहुत ही कमी होती है। सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल यानी थार और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। वहाँ के लोग पानी के लिए है ना पाई पाई तरसते हैं क्योंकि चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी उसके अनाज की अधिकतर है ना अधिक ज़रूरत होगी, यानी ज़रूरत बढ़ेगी, और जब ज़रूरत बढ़ेगी तो अनाज को पैदा करने के लिए पानी की भी अधिक आवश्यकता होगी। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में यानी जिस खेतों में पानी को सींचा गया ना, पानी से खेतों को सींचा गया है उसे बोलते सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है ना कृषि में पानी का उपयोग किस तरह किया जा रहा है यहाँ पर दिखाया गया चित्र में। ये राजस्थान का चित्र है ना। यहाँ पे क्या होता है, लोग पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है ना, टैंकर में पानी आते हैं और वहाँ पे लोग पीने के पानी और वहाँ पे लाइन लगा के पानी लेते हैं। आपने टेलीविज़न विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। यानी जब हम क्या करते हैं, यानी बोरिंग करके जब पानी निकालते हैं ना, तो जो पानी का लेवल है इस धरती की मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर, वो पानी का लेवल नीचे चला जाता है और नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। और भोजन
सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीएस बढ़े हैं, औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और उसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। जो विद्युत बनाया जाता है ना, वो जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा हमारी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों और कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मकता पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। सब नदी तो है, पोखर तो है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है, उस पानी का व्यवहार करने योग्य नहीं है। यानी इसी को बोलते पानी दुर्लभता या जल दुर्लभता। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों है ना, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित हो रहे हैं और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। जो नदी नालों के पानी है ना, ये क्या है? प्रदूषित पानी है। इसमें कारखानों से निकले हुए जो वर्ज्य पदार्थ है वो मिलाया जाता है ना, उसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो पानी क्या दूषित हो जाते हैं। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिता है ना, आपको पता है ये सरिता क्या होता है ना, यानी जो जल का तालाब होता है या छोटी नदी होते हैं, नाला होते हैं, वो सरिताएं कहते हैं ना, सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा नदी है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 25 यानी 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड से है ना, गोमुख से निकलती है और वो यूपी से, बिहार, झारखंड से होकर, पश्चिम बंगाल से होकर वो कहाँ से? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये गंगा नदी जाके बांग्लादेश में क्या होता है, जिसको पद्मा नदी कहा जाता है ना। गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। यमुना का पानी तो काला है ना, पहले वहाँ पे कालिया नाग रहते थे यमुना में, जिसको कृष्ण भगवान ने मार कर भगाया। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। स्रोत है द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 यानी 1999 में ये रिपोर्ट आई थी।
आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को यानी खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए। यानी जब तक हम शुद्ध जल नहीं पिएंगे तो क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है ना, यानी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। बहुउद्देशीय है ना, सरकार ने बहुत कई परियोजना चला रहे हैं जल का प्रबंधन करने के लिए, जल को रोकने के लिए। यानी जो वर्षा का जल है ना, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय यानी ऐसा कई प्रकार के उद्देश्य के लिए ना, जब हम नदी बनाते हैं, नदी परियोजना चलाते हैं, यानी उसके बहुत सारे उद्देश्य, विद्युत उत्पादन करना, कृषि के लिए उस पानी का इस्तेमाल करना है ना, और लोगों के इस्तेमाल के नहाने धोने, कपड़े धोने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करना, यानी मानवीय आवश्यकताओं के लिए, उद्योग के लिए है ना, बिजली उत्पादन के लिए। ऐसी परियोजना क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। नदी पर ये परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं ना, बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जल कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा है ना में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संग्रहित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। आपको यानी जब ये गिनती शुरू हुआ था ना ईसा की सदी से पहले, यानी आज से लगभग 2100 साल पहले की बात है ना, तो क्या हुआ था वहाँ गंगा नदी का जब बाढ़ आता था, उस पानी को रोकने के लिए श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ को है ना संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर, आपको पता है चंद्रगुप्त भारत का एक बहुत ही महान शासक था, के समय बहुत है ना बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया,
स्रोत डाइंग विजडम CSE 1997। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीराकुंड बांध है। क्या है ये हीराकुंड बांध है ना। बांध क्या है, बांध क्या है और वे हम ये जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं, है ना। बांध क्या करता है, पानी को एक दिशा में ले जाता है ना। या परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करना, बाढ़ नियंत्रण, यानी जब बाढ़ आ जाए तो उसको नियंत्रण कैसे करना है, मनोरंजन आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनोखे उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन का और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई। यानी जो उसको एक दिशा देना है ना, यानी मान लीजिए कि बीच में बांध बना के पानी को किसी दिशा में ले जाना है तो बांध उस काम को करता है। या दिशा देने या बहाव काम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादो लाएंगे। बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओहो दामोदर क्या है, ये बंगाल में बहती नदी है ना। हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो।
भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो, या लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। जो शोक की है ना, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। यानी दामोदर नदी को क्या कहता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के दौरान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसी नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है ना। आमतौर पर स्थानीय लोगों की जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को। कोया उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए जिसके पास ज़मीन नहीं होती। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा सकते? नहीं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यानी जिन फसलों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितना पैसे आर्थिक लाभ होगी, उस तरह का फसल किसान बोए, है ना, उस तरह का फसल उगाते हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इस दौरान उसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना जल विद्युत परियोजना
के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। उत्तर जीवों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई तो पूछते जा रहे हैं, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। यहाँ पे मानचित्र में नदियों को दिखाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जो गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी देख सकते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है देख सकते हैं आप। गंगा नदी ये जो है ना, गंगा नदी निकलता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यहाँ से होकर इस तरह से होकर यहाँ से बांग्लादेश में घुसता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, और क्या यहाँ पर गंडक नदी है, आप देख सकते हैं। तो ये मानचित्र है, मानचित्र से आप ये देख सकते हैं, नदियों को बताया गया है, यहाँ चित्रित किया गया है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना भी ही है कि जो बांध बाहर नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशय में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण पर असफल होते रहते हैं। आपने पढ़ा है होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी, यानी भयानक हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर यानी बड़ी पैमाने पर मृदा अपरदन भी हुआ। मिट्टी भी कट के बह के चले गए ना। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने के एक अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है जो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाहर जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा
गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है ना। यहाँ पर लोग क्या करते, छत में चारों तरफ छत घिरा हुआ रहता है ना, और छत के किनारों को कई ईंटों से या ऊंचे करके दीवार जैसे बनाया जाता है कि वहाँ पानी रुका रहे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में है ना, वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण है। खादीन और जोहर वहाँ पे क्या करते लोग, पानी को इकट्ठा करते थे। राजस्थान के अर्ध शुष्क जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है ना, और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था। अभिन्न हिस्सा होता था। होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा ना जुड़े हुए थे। जो छत थे, छत को ढलवा बनाया था ना, एक साइड ऊंचा एक साइड थोड़ा सा नीचा, ढलवा टाइप का जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी एक इन नलों से होकर भूमिगत टांका यानी जमीन के अंदर एक टंकी जैसे बना हुआ था ना, टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम है ना, ये मेघालय में है। चेरापूंजी और मासिनराम पूरे विश्व के अंदर यहाँ पे अधिक मात्रा में बारिश होती है ना, वर्षा होती है। कभी चेरापूंजी तो कभी मासिनराम है ना, ये दोनों जगह का रिकॉर्ड रहता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 200 है ना मीटर तक वर्षा होती है। मासिनराम जहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी मेघालय का राजधानी जो शिलांग है उससे 55 किलोमीटर दूरी पर ये मासिनराम है, किलो दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। यहाँ पानी की अधिकता है, फिर भी पीने योग्य पानी नहीं है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है।
यानी 15-25% जल क्या होता है, जो वर्षा जल को छत में इकट्ठा किया जाता है उसी से उसको पूरा किया जाता है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 जल पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 को देखें, चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, देखो कैसे बनाया हुआ, छत से पाइप लगा हुआ है। यहाँ पे ये छत से पाइप लगा हुआ है और नीचे ये टाक बना हुआ है ना। वर्षा का पानी जो छत में यहाँ इकट्ठा तो वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है बह के। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाका यानी जिसको टंकी, जमीन के अंदर टंकी होता है, के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है कि जिसके वर्षा जल भूमिगत टाका में चली जाती है। आपको दिखाएं, वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, ये भूमिगत है। यहाँ पे चली जाती है। यहाँ से पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पाइप लगा हुआ है, ये टाका बना हुआ है ज़मीन के अंदर। बांस ड्रिप है ना, यहाँ पर देखेंगे बांस के द्वारा बांस का पाइप बना के, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बांस का पाइप बना हुआ है ना। बांस को फाड़ के बीच में से जो गीढ़ा होता है ना, गीढ़े को वहाँ से काट के हटा के वो पूरा चिकना करके बांस का पाइप बनाया जाता है और बांस का पाइप से पानी की ढुलाई होती है यानी सिंचाई होती है। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ होती है ना, बांस ड्रिप सिंचाई। मेघालय में नदियों झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है ना। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाती है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। बांस से निर्मित चैनल में से पौधे स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है ना। पौधे तक बांस पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह उनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यहाँ दिखाया कि संकुचित
संकुचित किए गए हुए चैनल को चैनल सेक्शन और पंथारण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा ही हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में 200 दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है ना, चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है बहुवैकल्पिक प्रश्न, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वार्षिक वाले वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक परशु जल क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के बारे में पूछा है।